नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 446 और निफ्टी 126 अंक चढ़कर बंद। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। चेयरमैन दीपक पारेख का बड़ा बयान। 13 जुलाई से एचडीएफसी के शेयर मार्केट से हट जाएंगे। बुधवार की जगह गुरुवार को होगी बकरीद की छुट्टी, एक्सचेंज ने दी जानकारी। कल ही होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। आरबीआई ने भी गुरुवार की छुट्टी का ऐलान किया। अमेरिका में भारतीयों की बड़ी जीत। न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में अब रहेगी छुट्टी। पब्लिक हॉलिडे के लिए बिल पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा, यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी के पक्ष में। विपक्षी एकता को बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का डर। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पहाड़ से लेकर मैदान तक जोरदार बारिश। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से शुरू होगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुंबई कोलकाता में सेमीफाइनल और अहमदाबाद में 19 नवंबर को फाइनल। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में बीजेपी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी लोगों का भ्रम दूर करेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों पर का यहां पर मुद्दा उठाया। उन्होंने यहां पर कहा कि पसमानदा मुस्लिम्स के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि मुसलमानों का वोट लेकर उनकी आवाज को दबाया गया है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है।
तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार वाली एकता करार दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास घोटालों की गारंटी है। पीएम मोदी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी भी दी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो वहीं यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी यूसीसी नहीं बल्कि हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? तो वहीं कांग्रेस ने भी विपक्षी एकता पर पीएम के बयान को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष की एकता देखकर पीएम मोदी बौखला गए। प्रधानमंत्री मोदी से एक दिक्कत यह है कि उनके पुराने साथी उनको लगातार छोड़ के चले गए। 19 घटक दलों का एनडीए छोड़ना मोदी जी के दम्भ और अहंकार के चलते ही हुआ है। अगर कोई मित्रता निभा रहा है और समूचा विपक्ष जब खड़ा हो जाता है तो आप टस से मस नहीं कर पाते हैं, आप सदन नहीं चला पाते, आप खुद सदन अवरोध करने लगते हैं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है। अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो जाते हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां जून एक्सपायरी से पहले आज बाजार में जोश दिखा। बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 446 अंक चढ़कर 63,416 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,817 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, बैंकिंग, मेटल, आईटी शेयरों में रही। एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। तो सुमित, बताएं जरा मार्केट का एक्शन और साथ ही सेक्टर्स का आज एक्शन कैसा रहा? देखिए, इवेंटफुल डे था जहां पर बाजार की छुट्टी पहले पोस्टपोन हुई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के मर्जर को लेकर भी डेट्स आते हुए दिखाई पड़ी। तो काफी इवेंट्स के बीच में आज मार्केट्स में खरीदारी रही और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इंडेक्स बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ 6% की तेजी यहां देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल 2% का उछाल यहां रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर रहा और एसबीआई करीब 1.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में सिप्ला 1.25% नीचे रहा, टाटा कंज्यूमर 1% नीचे, ब्रिटानिया 1.25% नीचे और यूपीएल करीब 1% की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज फैक्ट 11% ऊपर रहा। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज करीब 8% की तेजी यहां। आदित्य बिरला कैपिटल न्यूज फ्लो के बीच 6% का उछाल। मैक्स फाइनेंशियल 4% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ब्राइटकॉम करीब 5% का लोअर सर्किट, सी इन्फोटेक 2.5% नीचे रहा, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 2% नीचे और इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट्स करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। बैंक्स का दिन था, लेकिन आज प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक्स में तेजी थी। तो पीएसयू से एसबीआई, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल और भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इनाम होल्डिंग्स के मनीष चोखानी ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल से खास बातचीत में यह भरोसा जताया है। उनका मानना है कि अगले 10 साल में भारत की तस्वीर बदल जाएगी और ये ग्लोबल ग्रोथ को लीड करेगा। आपके हिसाब से अब डेवलप्ड कंट्रीज में
कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और इमर्जिंग मार्केट खासतौर से इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा आपके हिसाब से? स्पेशली इंडिया को, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में भी जैसे रशिया है वो एक्सक्लूड हो गया है ब्रिक्स में से। चाइना के प्रति तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वो सबको पता ही है। ब्राजील में भी काफी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, तो इंडिया इज स्टैंडिंग आउट एज अ बिग होप। और जैसे सबका ये मानना है कि आज हम 5th रैंक पे पहुंच गए हैं और तीसरे पे अगले 3-4 साल में पहुंचेंगे, वी बिकम द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। आज अगर आप दुनिया के 5वें नंबर के देश हो गए हो और 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और इसी सेंचुरी में हम फर्स्ट भी होने वाले हैं, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन दिस सेंचुरी। इट विल ओवरटेक चाइना एज वेल बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स। सी, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ है पॉपुलेशन में, एंड प्रोडक्टिविटी विल एनहांस विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग। अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम भी सोचने लगे कि एज अ लीडर एंड नॉट एज अ फॉलोअर एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड, देन there is a chance for interest rate also to fall in India to global level, make the industry more competitive and allow you to start exporting more also. मनीष चौखानी की ये चोखी बात देखिए आज शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई आपके क्रेडिट स्कोर से तय ये होता है कि आपको कितनी आसानी से और कितना सस्ता कर्ज मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्रेडिट स्कोर देने वाले जो ब्यूरो हैं वो कितने भरोसेमंद हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल समेत 4 क्रेडिट स्कोर एजेंसियों पर आरबीआई बैंक ने जुर्माना लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं जरा, क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों पर ये जो जुर्माना लगाया गया ये आखिरकार क्यों लगाया गया? ये जुर्माना लगाया गया सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो ये कि क्रेडिट ब्यूरो जो कंपनियां थी वो जो लोन देने वाले बैंक होते हैं उनके डेटा को तो समय पर शामिल कर लिया करती थी, क्रेडिट स्कोर में दिखा दिया करती थी, लेकिन जब उसके जवाब में कोई कंज्यूमर या फिर कर्ज लेने वाला अपनी शिकायत या अपनी बात रखता था तो उसको समय सीमा के भीतर उसको अपडेट नहीं करते थे क्रेडिट स्कोर में। नतीजा ये निकलता था किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर पर सिर्फ मोटे तौर पर वही बातें रहती थी जो बैंक कर्ज देने वाला जो बात कर रहा है सिविल कंपनियों से, लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी बातों को समय सीमा के भीतर जब क्रेडिट स्कोर में नहीं दिखाया जाता तब आरबीआई ने सख्ती की और ऐसे 4 सिविल जो क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनियां हैं जिसमें ट्रांस यूनियन सिबिल है, दूसरा है क्रेडिट एक्सपेरियन क्रेडिट है, इक्विफैक्स क्रेडिट है, CRIF हाई मार्क है। तो इन चारों क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर जुर्माना लगाया है। चारों पे कम से करीब 25 से 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, किसी पे 25 लाख किसी पे 26 लाख का जुर्माना ये लगाया गया है। और इसके पीछे 2 खास वजह पकड़ी गई। जो वजह है, आरबीआई कहना है कि जब कोई कर्ज लेने वाला या फिर कहें कि बोरोवर अपनी शिकायत कहता है या फिर अपनी बात कहता है क्रेडिट ब्यूरो से, तो उसको 1 महीने के भीतर आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके क्रेडिट स्कोर में उसको दर्शाना होगा। एक तो समय सीमा के भीतर आपने कर्ज लेने वाले ने बोरोवर की बातों को नहीं दर्शाया, क्रेडिट स्कोर में शामिल नहीं किया। दूसरा, ना तो आपने उस बोरोवर को यह बताया कि आपकी शिकायत पर हमने क्या किया है। और यही 2 खास वजह थी इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने को लेकर के। कुल मिलाकर क्रेडिट ब्यूरो जो कंपनियां हैं उनको अब सिर्फ बैंकों के प्रति जवाबदेह न बनाया जाए बल्कि ग्राहकों के प्रति जवाबदेह बने, इसके लिए कोशिश की गई है और इस तरफ आरबीआई का ये बड़ा कदम है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो बात यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की बात करेंगे अमेरिका की, जहाँ पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में अब से दिवाली की छुट्टी का ऐलान किया गया है और इसके लिए बाकायदा विधेयक यहाँ पर पास किया गया। न्यूयॉर्क में दिवाली पर अब ना सिर्फ स्कूलों की छुट्टी रहेगी बल्कि बच्चों को इसके इतिहास के बारे में यानी कि त्योहारों के इतिहास के बारे में भी स्कूलों में जानकारी दी जाएगी। न्यूयॉर्क के मेयर ने इसका ऐलान किया और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की ये बड़ी जीत उन्होंने इसे बताया है। और फिर से महंगाई की मार, क्योंकि टमाटर का भाव हो गया है 100 के पार। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। का स्वागत है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। प्रचंड गर्मी, उसके बाद आए मॉनसून ने टमाटर की फसल पर असर डाला है। टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने, आप भी देखें।
पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में हीट वेव और बारिश देखने को मिली है। इसका असर सीधे सीधे टमाटर की कीमतों के ऊपर पड़ा है। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। खासतौर पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक हफ्ते पहले टमाटर की कीमतें 40 रुपए थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इसकी कीमतें बढ़कर के 80 रुपए हो गई है। कई जगह पर ये 90 रुपए किलो भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, खासतौर पे बेंगलोर की, तो बेंगलोर में इसकी कीमतें बढ़कर के 125 रुपए किलो के आसपास टमाटर मिल रहा है। अहमदाबाद में 80 रुपए किलो, मुंबई में इसकी कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ कई दूसरी सब्जियां भी हैं जो महंगी हो गई है। प्याज के दाम भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। प्याज जो है 22 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक मिल रहा है। अदरक की बात करूं तो अदरक 350 रुपए किलो मिल रही है। गोभी की कीमतें 100 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर के ये सारी सब्जियों के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। खासतौर पर की टमाटर की कीमतें जानकर मानते हैं कि भी आने वाले दिनों में और भी बढ़ती रहेगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसका इंतजार सबको रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है भारत और पाकिस्तान का। और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आज आईसीसी ने भारत में खेले जाने वाले 50-50 यानी कि 50-50 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। 46 दिन के इस टूर्नामेंट में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे और इस बार वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेलेंगी। भारत के 10 शहरों में वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें मुंबई, पुणे, धर्मशाला, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई शामिल है। वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों ही मैच अहमदाबाद में होंगे, जबकि मुंबई और कोलकाता में एक-एक सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भारत के 9 मुकाबले होंगे। इनमें से पहला मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 अक्टूबर को, जो चेन्नई में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला इसमें होगा अफगानिस्तान के साथ, जो कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला यहां पर 15 अक्टूबर को होगा। इंडिया भिड़ेगा यहां पर पाकिस्तान के साथ। इस मुकाबले में ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथे मुकाबले में इंडिया के सामने होगा बांग्लादेश और ये मैच होगा 19 अक्टूबर को पुणे में इसे खेला जाएगा। 22 अक्टूबर को इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे और यह मुकाबला होगा धर्मशाला में। 29 अक्टूबर को टीम इंडिया के सामने होगा फिनलैंड। चैंपियन इंग्लैंड, ये मुकाबला लखनऊ में होना है। इसके बाद 2 नवंबर को भारत सेकेंड क्वालिफायर के साथ खेलेगा, जो कि क्वालिफाइंग मुकाबले इस वक्त खेले जा रहे हैं। इसके बाद 5 नवंबर को भारत साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ेगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच 11 नवंबर को बेंगलुरु में होगा, जहां उसकी भिड़ंत फर्स्ट क्वालिफायर के साथ होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।